सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात ईरानी हमले की। ईरान द्वारा कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें 63 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं। इसी के बीच एक भारतीय की मौत की भी खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। इसमें कई लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गंभीर जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि कई लोग बिल्कुल मौत के नजदीक भी हैं। खैर, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी है उसने इस घटना के ऊपर शोक जताया है। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कई लोगों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद 25 एम्बुलेंसें मौके पर भेजी गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हमले में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए एयरपोर्ट ट्रैफिक रोक दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया था कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर फिर से ड्रोन हमले किए, हालांकि सारे नाकाम कर दिए गए। आपको बता दें कि जो एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके ड्रोन हमले हुए हैं, उसकी विजुअल्स लगातार सोशल मीडिया पे देखे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ये माना है कि उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें गाली देते हुए पागल कहा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे नेतन्याहू की इज्जत करते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। खैर, ये एक पॉडकास्ट का जिक्र है जिसमें उन्होंने ट्रंप ने ये स्वीकार किया कि इजराइल के लेबनान पर हमले को लेकर मैं परेशान था। मुझे नेतन्याहू बहुत पसंद है और मैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम करता हूँ। नेतन्याहू के खिलाफ ट्रंप की गाली गलौज वाली खबर सबसे पहले एक्सियोस ने सोमवार को पब्लिश की थी। बाद में इजरायली अधिकारियों ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था। खैर, ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं। लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज पर मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। इसके अलावा कुवैत और बहरीन की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं। ईरान का कहना है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी एयरबेस, हेलीकॉप्टर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5 बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया है। अमेरिका ने जी। ईरानी ऑयल टैंकर पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है कि खार्क द्वीप के एक ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहे बोत्सवाना के झंडे वाला एक तेल टैंकर, उसके ऊपर हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास केशम द्वीप पर स्थित एक ईरानी सैन्य नियंत्रण केंद्र, जो मिलिट्री का एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसको भी निशाना बनाया था। ट्रंप ने लेबनान पर नेतन्याहू को फटकार लगाई थी, उसके उसकी जिक्र हम कर भी चुके हैं। और ये हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के अखबारों में इस बात को प्रमुखता से मंगलवार को रिपोर्ट किया गया। ट्रंप ने अगर ट्रंप ने लेबनान में जो इजरायली हमले हो रहे हैं उस पर नेतन्याहू को फोन पर ये कहा था, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। खैर, वो एक पॉडकास्ट में, जैसे हमने खबर की शुरुआत में बताया, कि वो स्वीकार भी कर चुके हैं कि हाँ, उन्होंने फटकार लगाई है। जी। लेबनान में, हालांकि इसके बावजूद लेबनान में जो इजरायली हमले हैं वो बहुत तेज हो चुके हैं। नबाती ने ही समेत कई इलाकों के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी हैं और कई जगह पे इजरायली बेसिस को निशाना बनाया है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें भारतीय सामान के ऊपर 12.5% तक एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है। ये अभी क्या एक तो महंगाई की मार से पहले ही जूझ रहे हैं लोग और बीच में से ये नया एक और बार आने वाला है। देखिए, अमेरिका ने भारत समेत दुनिया की 54 अर्थव्यवस्थाओं को एक ऐसी लिस्ट में रखा है जो जबरन मजदूरी से बने सामानों के आयात को रोकने में नाकाम रही हैं। इस आधार पर अमेरिका ने अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। खैर, इसको लेकर अगर बात करें तो जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यूएसटीआर की रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या कहा गया, तो उसमें यूएसटीआर ने सेक्शन 301 के तहत की गई जांच के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया की 54 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर अमेरिका आरोप लगाता है कि इन देशों में फोर्स्ड लेबर की व्यवस्था को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कानूनी उपाय मौजूद नहीं है।
अब ये बताया जा रहा है कि जो यूएसटीआर ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर जिन 54 मुल्कों की बात की है, उनमें 10 से 12 साढ़े 12% के आसपास एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। 10% एक्स्ट्रा टैरिफ उन देशों के ऊपर जिनमें नियमों को थोड़ा बहुत लागू कर रखा है, या फिर ये भरोसा दिलवाया जा रहा है कि हम इसे मान लेंगे या फिर हम मतलब इनको सुधारेंगे। 12 साढ़े 12% टैक्स उनके ऊपर जो नियमों को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और किसी भी किस्म की इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी आगे तैयार नहीं, तो उनके ऊपर 12.5% टैरिफ लगाया जाएगा। खैर, जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि एम्बेसडर जेमिसन ग्रीर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदारों के जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक न लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है जहां अमेरिकी वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर एक असमान मैदान में कंपटीशन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वे इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर जवाबी व्यापारिक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। खैर, अब इस पूरे मामले में देखें तो शायद भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं टैरिफ लग सकता है 12.5%। और ये जो जांच है 12 मार्च 2026 को शुरू की गई थी और अब इसकी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। और उस इसमें चीन, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, यूके, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। खैर, जिन 6 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है उसमें कनाडा, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इक्वाडोर, उनको उनको 10% वाले में रखा गया कि हाँ, वो ठीक से लागू नहीं कर रहे, उनके पास चीजें तो मौजूद हैं लेकिन ठीक से लागू नहीं कर रहे। तो ये टाइमिंग बड़ी गड़बड़ है। एक तरफ तो आप देखें कि किस किस्म से पूरा मामला घिरा हुआ है। जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान हमले तेज कर रहा है, अमेरिका भी हमले तेज कर रहा है, और दूसरी तरफ जो टैरिफ वॉर है इसको भी कहीं ना कहीं जो ट्रम्प साहब हैं वो खोल रहे हैं। हालांकि अब भारतीय बाजार पहले भी इस जो वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उसके कारण दबाव में है। आज भी आप देखिए सेंसेक्स में तकरीबन 300 सवा 300 अंकों की गिरावट हुई है, और लगातार गिरावट जारी है। भारत का जो बाजार है वो उभर भी नहीं पा रहा है। मतलब वेस्ट एशिया के कारण बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। मतलब एशियाई बाजारों की बात कर लें तो हैंगसेंग जो हांगकांग का बाजार माना जाता है वो भी -1.5% के आसपास आज टूट के बंद हुआ है। हालांकि मतलब जैसे अमेरिकी बाजार में कल तेजी रही तो उसका एक ये था कि हाँ, जो बाकी के एशियाई बाजार हैं उनमें भी अमेरिकी तेजी का फायदा होगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। डाउ जोन्स से लेके नेस्डेक, एस एन एन पी, उन सब में कल एक हिसाब से कुछ पॉइंट के उछाल देखने को मिले थे। हालांकि बहुत बड़े उछाल नहीं थे, लेकिन एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। तो कल जो अमेरिकी बाजार में तेजी थी उसका ये माना जा रहा था कि शायद एशियाई बाजारों पर भी असर पड़े, पर उस किस्म का असर देखने को नहीं मिला। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात वेस्ट बंगाल की करते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की करते हैं। आखिरकार ये पार्टी ममता बनर्जी की नहीं रही ऐसे लग रहा है। टूट गई है ममता बनर्जी की टीएमसी। देखिए, बीजेपी लगातार वहां पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको जैसे मैंने बताया था कि 2 विधायक बागी हुए थे, ऋतुब्रत बनर्जी और दूसरे साहा। तो उन दोनों ने तकरीबन ये दावा किया था कि हमारे पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उन्होंने एक समर्थन लेटर भी सौंपा है स्पीकर रविंदर बोस को विधानसभा में। और हैरानी की बात यह है कि स्पीकर ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया और उनको विधायक दल का नेता भी बना दिया है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी बना दिया है। तो बीजेपी साफ तौर पर वहां पर दिख रही है, वहां ऐसा करते हुए दिख रही है। आपको पता है कि जो पार्टी की मुखिया सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, पर फिर भी जो बीजेपी के जो वहां पर अभी स्पीकर हैं बंगाल विधानसभा में, वो कहीं ना कहीं जो ऋतुव्रत बनर्जी है उसके गुट को समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। पहले सिर्फ 2 विधायक थे, लेकिन अब देखिए कि कैसे वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उनको जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता है, उनसे मांग है कि वे मुख्य सलाहकार की तरह पार्टी का नेतृत्व करती रहें, लेकिन उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं बची। तो खैर, ये पूरा आरोप लग रहा है कि हाँ, बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और वहां पर आप देख ही रहे हैं कि कैसे विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो या फिर इनके भतीजे बनर्जी हों।
वो अभिषेक बनर्जी हों, उनके ऊपर हमले हुए और नेताओं के ऊपर भी लगातार कार्रवाई कर ही रही है, कभी पुलिस कर रही है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, तो सेंट्रल एजेंसीज भी वहाँ पर छोड़ी हुई हैं। तो खैर ममता बनर्जी को निपटाने की तैयारी हम देख रहे हैं कि मतलब शायद अमित शाह उनको बहुत पर्सनल ले गए हैं। 2021 में जो कुछ हुआ था उसको आज तक दिल पे लगाए बैठे हैं अमित शाह, और अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को बिल्कुल लीडरशिप रोल से या कहें कि बंगाल से बिल्कुल बाहर ही करते हैं। तो उसी की चीजें दिख रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी लगातार सड़कों पे वहां पर लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो लगातार आंदोलित भी हैं, और आप देखिए कि कैसे उन्होंने बंगाल के हर छोटे बड़े बस स्टैंड पे उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया था वायलेंस के खिलाफ। लेकिन चीजें मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें बीजेपी अपने काबू में कर रही है, इसलिए ममता बनर्जी को शायद बड़ा नुकसान हो सकता है। जी, जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जब 6 मंजिला एक होटल को आग लग गई। 21 मौतों का अभी तक आंकड़ा जो सामने आया है, और क्या-क्या मेजर अपडेट्स हैं वहाँ से? देखिए, एक 6 मंजिला होटल था दिल्ली में, उसमें आग लगी और उसमें 21 लोगों की डेथ होने की खबर है। उसमें 17 नागरिक तो दूसरे देशों के थे, बांग्लादेश, अफ्रीका और जो दो अफ्रीकी देश जो छोटे-छोटे देश हैं, उनके देश थे। अधिकारी कह रहे हैं कि बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी। ख़ैर, ये तो हादसा होने के बाद कह रहे थे, अब तक तो वो जो होटल था, वो चल ही रहा था। होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:30 बजे के आस-पास आग लगी, और ये मालवीय नगर में ये बिल्डिंग है, जिसके बाद दिल्ली फायर स्टेशन और स्थानीय लोग पहुँचे भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फायर टीम ने यहाँ से 37 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कहीं न कहीं 21 लोगों की जो जान है इस मौके पे चली गई। बहुत सारे लोगों को की बात करें तो उन्होंने जान कूद-कूद के बचाई। वो वीडियोज़ भी आप तक पहुँचे होंगे, जिसमें जो उस होटल में रहने वाले जो लोग रह रहे थे, वो 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल से खिड़कियों से कूद-कूद के अपनी जान बचा रहे थे। और 40 बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर ऐसी आग की घटनाओं के कारण दिल्ली के होटलों में 66 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये सिर्फ अनसेफ वर्क प्लेस की तो हम बात करते हैं, ये अनसेफ मतलब बिल्डिंग्स की भी बात होनी चाहिए कि कैसे प्रॉपर फायर चीज़ें ना होने के बावजूद ऐसी जो बिल्डिंगें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, चलते रहते हैं। और ये दिल्ली देश की राजधानी है, कोई ऐसे छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। तो फायर एनओसी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग देखिए, तो उसमें अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग देखिए। अल जज़ीरा ने तो साफ ही लिखा है कि कैसे भारत में जो ज़्यादातर होटल्स हैं, वो बिना प्रॉपर फायर इक्विपमेंट्स के चल रहे होते हैं, और कैसे ऐसी घटनाएँ लगातार भारत में हो रही हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा कवरेज हुई। उसका एक रीज़न ये भी है कि 17 नागरिक जो इसमें मरने वाले हैं, वो विदेशी मूल के हैं, दूसरे देशों के हैं, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं। तो इस वजह से जो हंगामा है, वो ज़्यादा पड़ रहा है। खैर, लगातार वहाँ पर सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ रही है, और मृतकों का दोष है, वो मृतकों के ऊपर, जो मरने वाले हैं उन्हीं को ऊपर ही मढ़ रही है। तो खैर एक ये खबर आई कि कांगो की जो एम्बेसी है उसने अभी बताया कि उनकी भी एक महिला की मौत हुई है, और काफ़ी इसको लेकर चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। 8 मरीजों के आसपास तो वेंटिलेटर पर ही हैं, तो उनकी भी मतलब बहुत ऐसे ठीक स्थिति नहीं है, 15 से ज़्यादा आईसीयू में है। तो जो 8 लोग वेंटिलेटर पे हैं, तो उनका इलाज तो चल रहा है, लेकिन मतलब बहुत कम चांस हैं। खैर तो ये जो अग्निकांड हुआ है दिल्ली में, इसने पूरी दुनिया को दहला दिया है, और खासकर इंटरनेशनल टूरिस्टों को। जी, बिल्कुल। और इससे अगर आगे बढ़ें तो बात शिव कुमार की करते हैं। आज उन्होंने एज़ ए मुख्यमंत्री वो पूरे तौर पर कर्नाटक के बन गए हैं। सिद्धारमैया और उनके बेटे समेत करीब 13 लोग उनके साथ शामिल हैं टीम में। हाँ, देखिए ऐसा लग रहा है कि जो पावर ट्रांज़िशन, जो एक नेक्स्ट लीडरशिप को जो लीडरशिप दिए जानी चाहिए थी, अब की बार क काफ़ी मतलब 10-15 साल में पहली बार बीजेपी में कांग्रेस में भी स्मूथ दिखा है। सिद्धारमैया से जो कुर्सियाँ लेके डीके शिव कुमार को दे दी गई है। डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे, और प्रदेश के अध्यक्ष भी थे जब वो 2023 में वहाँ पर चुनाव जीता गया। तो अब सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार होंगे, और डीके शिव कुमार ने अपने बेटे को एडजस्ट करा लिया है।
तो जो डीके शिव कुमार के जो सिद्धारमैया के बेटे हैं, वो 13 बाकी लोगों के साथ उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और डीके शिव कुमार के साथ साथ आज सिद्धारमैया भी वहां पर मौजूद रहे। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के पास बड़े बड़े पोर्टफोलियो देखने को मिलेंगे। तो खैर, एक दलित चेहरे को वहां पर डिप्टी सीएम भी बनाया गया है। तो काफी वहां की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ दिन पहले चार्ज दिख रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल स्मूथ दिख रही है। सिद्धारमैया की उम्र 70 साल हो चुकी थी और डीके शिव कुमार तकरीबन 64 साल के। तो 70 साल ये माना जाता है कि आफ्टर 75 और 80 या 80 के नजदीक उसको रिटायरमेंट की एज माना जाता है। तो शायद सिद्धारमैया को रिटायर कर दिया गया है। उनके उनके पास ये बताया जा रहा है कि शायद अब उनको राज्यसभा के भेजने की तैयारी हो। तो अभी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन खैर, डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। जी। और इससे आगे बढ़ें तो उधर सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं उनकी वीडियो देख रहा था और 6 जून का समय भी रखा है वो दीपिका ने भारत आने का। हाँ, अभिजीत दीप के 6 जून को आ रहे हैं और सोनम वांगचुक का समर्थन उनको मिला है। इसके अलावा बात करें तो आज कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 स्पोक्समैन भी का ऐलान भी किया है। तीनों में से 2 का तो मैं कह सकता हूँ कम से कम कि आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड है। तो जैसे विजेता दहिया है, हरियाणा का ही लड़का है, वो आम आदमी पार्टी में ही होता था, तो उसका आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड है। एक सौरभ दास जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट था लड़का, उसने भी कहीं ना कहीं आज चीफ स्पोक्स पर्सन के तौर पे पार्टी को ज्वाइन किया है। तो वो भी उसका भी जो हम देखते हैं, सौरभ दास की भी जो नजदीकता है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ रही है। और एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करने वाले हाँ, आशुतोष रांका, उनकी भी आम आदमी पार्टी के साथ नेड़ता रही है, तो उनको भी प्रवक्ता बनाया गया है। और सीजीपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो खुद 2020 से 22 तक 2 साल तक मनीष सिसोदिया की टीम में थे, आम आदमी पार्टी में काम करते रहे। खैर, 6 जून को बताया जा रहा है कि अभिजीत दीप के भारत लौटेंगे। उसी दिन जो प्रोटेस्ट है वो प्लान किया जाएगा जंतर मंतर पर, सीबीएसई नीट की सीयूटी के परीक्षाओं को लेकर। सोनम वांगचुक ने भी ये बात कही है कि मैं भी कॉकरोच हूं और मैं कॉकरोच पार्टी का समर्थन करता हूं। ये बताया जा रहा है कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप के हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स को, अपने जो लोग हैं उनको वो अनाउंस करेंगे। पर मैं इसको लेकर बहुत आशान्वित नहीं हूँ। बहुत इसका ओवर हाइप्ड मुझे ये चीजें लग रही हैं, और मुझे लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा बड़ी चीजें बना के इनको दिखाया जा रहा है इतना, क्योंकि सोशल मीडिया पे नो डाउट एक चीज इनकी बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत, उन्होंने जैसे ही नौजवानों को कॉकरोच बोला तो उसके प्रति जो एग्रेशन था वो दिखा। लेकिन अभी आप सोचें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बना के विदाउट आइडियोलॉजी एक ऐसे जेनजी, सिर्फ जेनजी बोल के कोई पॉलिटिक्स खड़ी हो जाएगी, उसका मुझे कोई स्कोप दिखता नहीं है। हालांकि बहुत सारी बातें तो वो जब वापस आ जाएंगे तब पता चलेगा। एक वैसे भी भारत में जो शहरी लिबरल पॉलिटिक्स का एक स्पेस रहता है, उसी स्पेस में आम आदमी पार्टी भी बैठी थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आईएसी जो था, वो अन्ना का मूवमेंट था, वो बैठा था। और बतेरे जो मूवमेंट हम देखते हैं, जो जिनका नेचर शहरी सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, वैसा वैसा सा कुछ जरूर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि पैन इंडिया एक दलित, आदिवासी, महिला, इन सब वर्गों से जोड़ कर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो हिमाचल के साथ बड़े लंबे समय से पंजाब का ये इश्यू चल रहा है कि टैक्स देने वाला जब पंजाब से वहाँ कोई जाता है, वो टैक्स बढ़ाए गए थे। और अभी एक खबर देखने को सामने आ रही है जहाँ पर रोपड़ के एरिये में जो हम हिमाचल में एंट्री करते हैं या हिमाचल वाले पंजाब में एंट्री करते हैं, वहाँ पर निहंग सिंहों ने खालसा टैक्स के नाम पर टैक्स काटना शुरू किया है। देखिए, ये खालसा टैक्स शुरू करने की बात आ रही है। तरना दल के निहंग अक्षर सिंह और उनका जो ग्रुप था, उन्होंने ये इस बात का दावा किया कि उन्होंने छोटी गाड़ियों से 100 रुपए, छोटे कमर्शियल वाहनों से 200 रुपए और बड़ी गाड़ियों से 300 से 500 रुपए वसूले हैं। और वो इस प्रोटेस्ट में वसूले हैं कि जब हिमाचल में पंजाब या बाकी सूबों की गाड़ियां जाती है तो वो 177 रुपए की पर्ची लेते हैं, टोल के तौर पर लेते हैं। यही बात नियंगों ने कही कि हम भी वही टैक्स ले रहे हैं।
नियंग ने कहा कि एनएचआई जो टैक्स लेती है उसके लिए उसके जरिए रोड बना कर देती है, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार गुंडा टैक्स ले रही है, तो उसके खिलाफ हमने ये काम किया है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, वहां पर काफी कट भी था। किरतपुर साहिब के आसपास की ये बात है जहां पर ये सारा कुछ हुआ है। तो जो पहले तो आपको पता होगा कि आज से तकरीबन 1 साल पहले तो बहुत कम छोटी जो गाड़ियां होती थी उनका तो 50 रुपए ही था, तो उसको बढ़ा के 170 करा गया। ट्रैक्टर के ऊपर भी 70 रुपए ले रहे हैं, और जो बड़े व्हीकल हैं 720 रुपए उनसे ले रहे हैं। तो काफी उसको उसके खिलाफ एक आंदोलन भी चला। आप तलवाड़ा वगैरह हम देखेंगे, होशियारपुर में देखेंगे, तो जो लोग लगातार हिमाचल आते जाते रहते हैं, उस इलाके का एक कनेक्शन तो है, तो वो उन लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध का कोई जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो झुकी नहीं, और उन्होंने कहा कि हम तो ये टैक्स लेंगे। तो उसी के मुखालफत में कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा है ये देखने को मिला है, और इसको ये पंजाब के लोगों ने ये कहा कि अगर हिमाचल वाले हमसे टैक्स लेंगे तो हम भी हिमाचल की गाड़ियों का पंजाब में घुसने पर टैक्स लेंगे। खैर, सरकार की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई रिएक्शन आया नहीं है। देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको किस किस नजरिए से लेती हैं। जी। और उधर मजीठिया वाला मामला भी लगातार तूल पकड़े हुए है। पहले मजीठिया के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, फिर मजीठिया ने थाने में जाकर जो कुछ किया, उसके बाद फिर से वहां पर उनके पोस्टर भी लगे मजीठिया गुमशुदा के, उस पे चुस्की लेते नजर आए सीएम भी। और अभी एफआईआर की कॉपी उनको नहीं दी गई थी, लेकिन अभी मजीठिया के वकीलों को एफआईआर की कॉपी देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। देखिए, श्रोमणी अकाली दल के जो सीनियर नेता हैं और पूर्व मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मजीठा थाने से जबरन अपने साथी को छुड़ाने को लेकर उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। इसी बीच अमृतसर जिला अदालत ने ग्रामीण पुलिस को, अमृतसर की जो रूरल पुलिस है, उसको आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर मजीठिया के वकीलों को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वे अपने मामले में कानूनी कार्रवाई और पैरवी कर सकें। इससे पहले मजीठा थाना एसएचओ द्वारा एफआईआर की कॉपी उपलब्ध न कराने के खिलाफ जो अमृतसर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वकीलों का कहना था कि मजीठिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी तक उनको नहीं दी गई है। अमनबीर सिंह सयाली, एडवोकेट बाट और प्रदीप सैनी ने ये जो पिटीशन है ये अमृतसर कोर्ट में दाखिल की थी। खैर, जानकारी के मुताबिक मजीठिया का जो नया विवाद उसके उनके साथी से जुड़ा हुआ, जिसे पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया था। पुलिस का आरोप है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया पुलिस थाने पर हमला करके आरोपी को छुड़ा के लेके गए हैं, और साथ ही पुलिस के रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचाया है। तो इस वजह से अमृतसर रूरल पुलिस ने उनके मजीठिया और उनके साथियों के ऊपर केस दर्ज किया है। खैर, इस इसको मैं अगर बात बताऊं कि जैसे ये एफआईआर की कॉपी होगी तो उनके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी जो पिटीशन आगे जो चल रही है कि उनकी अग्रिम जमानत के लिए, कि भाई उनको बेल मिल जाए पहले ही, तो उसकी कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि ये पूरा जो ड्रामा है जो चल रहा है, पुलिस के द्वारा किया जा रहा हो और मजीठिया के द्वारा किया जा रहा हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम तो है नहीं। लेकिन खैर, चुनाव की गर्मा गर्मी को इतने आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था। ये हमको भी पता कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव थे उस समय ये गर्मा गर्मी हुई है, जब अकाली दल के एक कार्यकर्ता थे जोबनप्रीत, उसको 30 मई को मजीठा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब जोबनप्रीत की डिटेंशन देखोगे तो वो भी लीगल है। तो दूसरा, अगर मतलब पार्टी, भाई अगलों को भी तो अपने वर्कर्स संभालने हैं, अपनी पार्टी चलानी है, तो आप दूसरी तरफ देखोगे तो ठीक छुड़ा के लेके आया है। लेकिन खैर, वो तो सारा विवाद आप ध्यान करेंगे 2023 जैसा दिख रहा है, जैसा अजनाला में हुआ था। अमृतपाल सिंह के एक कार्यकर्ता को उठाया था, तो उतना सीरियस तो नहीं है इसमें, तो बहुत थोड़ा ऐसे चीजें हैं, छोटी चीजें हैं। मजीठा में उनकी बदनामी भी की जा रही है, विक्रमजीत सिंह मजीठिया के क्षेत्र में, पूरे इलाके में गुमशुदा भगोड़े की तलाश नाम से होर्डिंग लगाए गए हैं। और ये कहा, और हालांकि जो पुलिस है वो कह रही है कि ये पोस्टर अमृतसर रूरल पुलिस ने नहीं लगवाए हैं, बल्कि किसी प्राइवेट बंदे ने लगाए हैं। खैर, वो जो ये भगवंत मान ने भी मजीठिया को कागजी शेर कहा, और ये कहा है कि मजीठिया कागजी शेर है, लोगों को आफत में डालकर खुद अंडरग्राउंड हो गया है, हर समय मुझको प्रताव देने वाले को सामने आना चाहिए। खैर, अब यही है कि आप देखोगे तो दोनों तरफ की गलतियां तो हैं। पहली गलती तो पुलिस ने ही की है कि कैसे लोकल बॉडीज के चुनाव में वो
आम आदमी पार्टी की बात मानकर दूसरे पार्टियों के, अपोजिशन पार्टियों के वर्कर्स को डिटेन कर रही थी। गिरफ्तार तो नहीं कहेंगे क्योंकि डिटेन ही कर रही थी। तो ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक तो है। खैर, गलतियां दोनों तरफ से, देखते हैं कि निपटारा कहाँ पे होता है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।